Good morning, students of class 12th. Today in our economics class, we are going to start our unit number 6, economics reforms since 1991, or we can say new economic policy. देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में हम पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. आज हम इसको डिटेल में करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? रिफॉर्म्स मतलब सुधार, इकोनॉमिक मतलब अर्थव्यवस्था. आर्थिक जो सुधार हमने किए हैं हमारी अर्थव्यवस्था में, दैट इज़ द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये कब लागू हुई थी? हमारी 1991 में. ठीक है, उससे पहले ये क्यों लागू हुई थी? पहले तो सवाल यही उठता है. ये इसलिए लागू हुई थी ताकि हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो स्टेजेस हैं उसको और आगे बढ़ाया जा सके. जो ग्रोथ थी, जो डेवलपमेंट थी 1991 से पहले हमारी कंट्री की काफ़ी ज़्यादा लो थी. ठीक है, हमारी कंट्री क्राइसिस में आ गई थी. किस वजह से? क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज़ थी वो सब की सब फेल होती जा रही थी हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और डेवलपमेंट में. तो इसकी वजह से नई इकोनॉमिक पॉलिसी लाई गई जिसने हमारी काफ़ी हेल्प की, जो काफ़ी हेल्पफुल रही हमारी कंट्री को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने में. ठीक है, तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़, यू कैन से. ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का सेट है जिन्होंने विच आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है, इसके अंदर मेन कंपोनेंट्स जो आते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर, दीज आर द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ठीक है, इसको LPG के नाम से भी जाना जाता है. लिबरलाइजेशन मीन्स हमारी जो कंट्री में जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लिबरल करना, दूसरी उनकी लाइसेंसिंग वगैरह उसके साथ, मतलब लिबरल पॉलिसी अपनाना, उदारवादी नीति अपनाना. ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर को काफ़ी छूट दी गई. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इसको भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ये 1991 में हुआ है. अब देखिए, इकोनॉमिक पॉलिसी की या फिर NEP की क्यों ज़रूरत पड़ी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की हमारी देश में नीड क्यों हुई? हाई फिस्कल डेफिसिट. देखिए, 1991 से पहले हमारी देश की जो फिस्कल डेफिसिट थी, फिस्कल डेफिसिट मीन्स हमारे देश की जो एक्सपेंसेस थे वो हमारे देश की रेवेन्यू से या फिर इनकम से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे. ठीक है, एक्सपेंसेस ज़्यादा थे, रेवेन्यू के जो सोर्सेज थे वो कम थे. कैसे? फिस्कल डेफिसिट था जो 5.4% था इन 81 एंड 82. ठीक है, 81 एंड 82 में 5.4 था, वहीं 1990 और 91 में 8.4 हो गया. देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया, 5.4 से 8.4 पर चला गया. तो इसका मतलब हमारे देश के जो एक्सपेंसेस थे वो लगातार बढ़ते रहे थे, जबकि रेवेन्यू के जो सोर्सेज थे वो बढ़ नहीं रहे थे. तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आए. नेक्स्ट है BOP क्राइसिस. BOP क्राइसिस क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स जो हमारी टोटल रिसिप्ट हैं और जो टोटल पेमेंट है उनका जो डिफरेंस होता है, दैट इज़ अवर बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, यहाँ पर हमारी जो पेमेंट्स थी वो तो लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन रिसिप्ट है वो कम होती जा रही थी. कैसे? हमारे देश जो दूसरे देशों से जो उधार ले रखा था वो कितना था? 12% था GDP का 81 में. ठीक है, और 1990 और 91 में ये कितना पहुंच गया हमारा? 23% GDP का. देखिए कितना ज़्यादा हमने उधार लेना चालू किया दूसरे देशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से. पहले कितना था? 12% था सिर्फ, लगभग डबल हो गए थे हमारे सिर्फ 10 सालों के अंदर अंदर. BOP हमारा लगातार क्राइसिस में जाता रहा. उसकी क्राइसिस की सिचुएशन से निकालने के लिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना ज़रूरी हो गया. फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो भी लगातार घटते जा रहे थे. ठीक है, हमारे रिजर्व्स को वापस अच्छी कंडीशन में लाने के लिए पॉलिसीज़ को लाना पड़ा. लगातार महंगाई बढ़ती जा रही थी और PSU
पुअर परफॉर्मेंस ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। देखिए हज़ारों लाखों रुपए लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री पे, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? उससे सिर्फ हमने किस वजह से लगाया था? ये इस वजह से लगाया था ताकि हमारे देश में जो क्राइसिस हैं, क्राइसिस रिगार्डिंग द सोशल इनजस्टिस की जो क्राइसिस हैं उससे बाहर आया जा सके। लेकिन इससे क्या हुआ? हमारे देश में करप्शन बढ़ गया। क्यों? पब्लिक सेक्टर की जो अंडरटेकिंग है उसके पास कोई कॉम्पिटिटिव अंडरटेकिंग है नहीं, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री नहीं है जिसके साथ वो कंपटीशन करे। उनकी मोनोपोली हो गई तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करप्शन हो गया और जो क्वालिटी ऑफ वर्क थी वो भी काफ़ी लो पे चली गई। ठीक है, तो ये सब कुछ एक वजह थी जिनकी वजह से हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आनी पड़ी। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है बेटा? देखिए लिबरलाइजेशन हमारा इकोनॉमी में जब हम जो प्रोडक्शन कर रही है यूनिट्स, ठीक है, जो यूनिट्स प्रोडक्शन कर रही हैं उनको फ्री कर देना मीन्स उनको स्वतंत्रता दे देना रिगार्डिंग द फिज़िकल कंट्रोल्स, डायरेक्ट और फिज़िकल कंट्रोल्स मीन्स पहले काफ़ी सारे कंट्रोल्स लगाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन अब वो कंट्रोल्स, वो टैक्सेस, वो लाइसेंसिंग पॉलिसीज़, वो सब चीज़ें फॉर्मेलिटीज़ वगैरह गवर्नमेंट ने हटा ली। ठीक है, क्यों? ताकि इंडस्ट्री अपने जो ये इन सब में टाइम जो वेस्ट करती है, जो हमारे ऐसे कंट्रोल्स हैं जो अननेसेसरी हैं, गवर्नमेंट के द्वारा सिर्फ क्या किए गए, एक तरह से बर्डन के तौर पे डाले गए हैं प्रोडक्शन इंडस्ट्री पे। ठीक है, तो वहाँ पर उन सब बर्डन्स को कम कर दिया गया ताकि वो अपना दूसरी चीज़ों में क्वालिटी ऑफ वर्क को बढ़ाने में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सके। 1991 से पहले गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे कंट्रोल्स प्राइवेट सेक्टर पे लगाए हुए थे। ठीक है, हमारे जो देश के अंदर ही जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिट्स काम कर रही थी उसी पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स लगाए हुए थे। लाइसेंस लेना, प्राइस कंट्रोल के इससे ज़्यादा आप प्राइस नहीं ले सकते मार्केट में। ठीक है, इंपोर्ट लाइसेंस, अगर आपको बाहर से कुछ सामान मंगवाना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह के काफ़ी सारे जो कंट्रोल थे गवर्नमेंट ने क्या कर दिए? फ्री कर दिया प्राइवेट सेक्टर को उन सब कंट्रोल से। नेक्स्ट वन, गवर्नमेंट ने ये भी महसूस किया कि इन सब कंट्रोल्स की वजह से काफ़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स आ रही है, काफ़ी सारे नुकसान हो रहे हैं प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, इन सब का कुछ फ़ायदा नहीं है बल्कि इससे क्वालिटी ऑफ वर्क हमारा डाउन ही जा रहा है। नेक्स्ट है ये सब कंट्रोल्स, इन सब कंट्रोलों ने करप्शन को काफ़ी ज़्यादा और इनएफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा क्या किया? बढ़ावा दिया। नेक्स्ट है जो जीडीपी था, ग्रोथ रेट था हमारी कंट्री का, वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर गया था इन्हीं किसकी वजह से? कंट्रोल्स की वजह से। तो इन सब कंट्रोल्स को हटाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में क्या हुआ? अननेसेसरी कंट्रोल्स को गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से हटा दिया ताकि उनकी वर्किंग में, उनकी क्वालिटी ऑफ वर्क में सुधार आए। ठीक है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन के दौरान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या हुए? फर्स्ट वन, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर क्या क्या सुधार किए गए? एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहले क्या था कि इंडस्ट्री कोई भी स्थापित करनी होती थी तो उसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी होता था प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है, लेकिन अब क्या कर दिया गया? एबोलिश कर दिया गया। एबोलिश मीन्स उसको ख़त्म कर दिया गया कि अगर आपको इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी है तो कुछ एक सेक्टर में ही आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, सभी सेक्टर्स में आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब किस किस सेक्टर में इंडस्ट्रीज सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेने की ज़रूरत है? ये सिर्फ लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स एंड डेंजरस केमिकल। इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में अगर आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हो तभी आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है गवर्नमेंट से, वरना आपको लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले पब्लिक सेक्टर को 17 अंडरटेकिंग्स दी गई थी, रिजर्व की थी, और प्राइवेट सेक्टर के लिए सिर्फ 12 अंडरटेकिंग्स रिजर्व की गई थी। अब जो पब्लिक सेक्टर की
जो अंडरटेकिंग है वो रिड्यूस करके 17 से 8 पर ले आए। ठीक है। नेक्स्ट है डिसरिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज, मतलब जो प्रोडक्शन का एरिया है उसको डी रिजर्वेशन कर दिया, मतलब उसको दोबारा से रिजर्वेशन के अंडर ले आए। जैसे बहुत सारे प्रोडक्शन के ऐसे एरियाज़ हैं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए रिजर्व कर दिया गया। ठीक है। और मार्केट फोर्सेस थे, अब वही वो करेंगे कि आपका जो रिसोर्सेज हैं किस तरह से मार्केट के अंदर आएंगे। ठीक है। पहले क्या था कि आप इतने ही रिसोर्सेज मार्केट के अंदर लेकर आ सकते हो, इससे ज़्यादा पहले कोटा रख दिया गया था। ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं लेकर आ सकते, लेकिन अब क्या है, जितनी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सप्लाई मार्केट में कर सकते हैं रिसोर्सेज की। अलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, सॉरी एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी। पहले लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती थी, अगर हमें इस कैपेसिटी से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी है तो हमें गवर्नमेंट से स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन अब क्या है, गवर्नमेंट ने ये वाली जो हमारी स्कीम थी, ये वाली जो चीज़ थी वो हटा दी। अब क्या हुआ, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कितना भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। ठीक है। फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स। अब पहले क्या था, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए फ्रीडम नहीं दी थी, उसके लिए भी प्रॉपर हमें क्या करना पड़ता था, ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती थी। अब हमें ड्यूटी पे किए बिना कैपिटल गुड्स इजीली इंपोर्ट कर सकते थे। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, ये तो था इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स हुए अंडर लिबरलाइजेशन। फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स क्या क्या हैं बेटा, देखिए फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर तीन यूनिट्स आती हैं, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है। अब इसके अंदर पहले क्या था, जो फाइनेंशियल सेक्टर था ये रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता था, आरबीआई के द्वारा। अभी भी रेगुलेट आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है, बट पहले क्या था, ये एक रेगुलेटर के तौर पे काम करता था, अब एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है आरबीआई। रेगुलेटर और फैसिलिटेटर में क्या डिफरेंस है, रेगुलेटर मतलब इसने रूल्स रेगुलेशन बना दिए, उसी को ही हमें क्या करना है, फॉलो अप करना है। फैसिलिटेटर अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है हमें रूल्स और रेगुलेशंस, मीन्स हम अपने अकॉर्डिंग भी कुछ एक चेंजेस कर सकते हैं, इसने हमें कुछ एक चीज़ें हमारे ऊपर भी छोड़ दी हैं। देखिए रेगुलेटर के तौर पर लिबरलाइजेशन से पहले आरबीआई ही फिक्स करता था कि कौन सा कमर्शियल बैंक कितना इंटरेस्ट रेट लेगा। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स का इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा ऑन देयर बोरोइंग्स। लेकिन अब क्या है, कमर्शियल सेक्टर को ये छूट दे दी गई आरबीआई के द्वारा कि अब वो खुद डिसाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, कि कितना इंटरेस्ट रेट फिक्स करना है, ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रखना है, कम रखना है, वो कमर्शियल बैंक्स खुद डिसाइड करेंगे। तो पहले क्या था, रेगुलेटर था, पहले वो खुद बताता था आरबीआई कि कितना इंटरेस्ट रेट रखना है। अब क्या है, फैसिलिटेटर हो गया। क्यों, अब आरबीआई ने छूट दे दी कमर्शियल बैंक्स को कि वो खुद अपना इंटरेस्ट रेट डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लिबरलाइजेशन ने एफआईआई को भी काफ़ी ज़्यादा क्या दिया, बूस्ट अप किया। कैसे, एफआईआई क्या है हमारा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया कि हमारी कंट्री में आकर हमारे फॉरेनर्स क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इन चेंजेस की वजह से जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो मल्टी डायमेंशनली ग्रो किया, और उसके ग्रो करने से हमारी जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ी है। ओके, नेक्स्ट है हमारे कुछ फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स क्या है, फिस्कल रिफॉर्म्स आर रिलेटेड टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। फिस्कल डेफिसिट पड़ा था, जिसके फिस्कल डेफिसिट क्या था हमारा, जिसमें एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा थे, किससे, रेवेन्यू से। ये क्या है, फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल रिफॉर्म्स किस लिए किए गए, ताकि जो हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं रेवेन्यू से, उनकी सिचुएशन को क्या किया जाए, कवर अप किया जा सके। फिस्कल रिफॉर्म्स के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं? वो टैक्सेस जो डायरेक्टली दिए जाते हैं उस व्यक्ति के द्वारा टू द गवर्नमेंट जिसके ऊपर ये इम्पोज किए गए हैं, जैसे इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, वेल्थ टैक्स, ये सब क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कौन से हैं? जो मतलब टैक्सेस वो व्यक्ति देता है जिसके ऊपर इम्पोज नहीं किए गए, इनडायरेक्टली देता है। जैसे कि हमने कोई सामान खरीदा, ठीक है, तो वो सामान के साथ होकर ही हम टैक्स देंगे। कैसे? हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को, देखिए हमारा टैक्स है वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, हम सबको पता है, ठीक है ना। लेकिन ये टैक्स हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देने की बजाय हम वो सामान खरीदेंगे, सामान में इंक्लूड हो जाएगा, फिर वो जो शॉपकीपर है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? डायरेक्ट टैक्स में तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट में हम इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, ठीक है। दीज आर मोस्टली लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ये ज़्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। देखिए जीएसटी, आपने अपनी 11th क्लास में जीएसटी वाला चैप्टर पढ़ा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, ये सब किस में आते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं। लिबरलाइजेशन से पहले जो टैक्स की स्ट्रक्चर थी हमारी कंट्री के अंदर वो कैसी थी? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल थी, ठीक है। मतलब एक ही चीज़ पर काफ़ी सारे टैक्स लगते थे, सेल्स टैक्स अलग लगता था, कस्टम ड्यूटी अलग लगती थी, ठीक है, अलग अलग टैक्सेस लगते थे, सर्विस टैक्स अलग लगता था, इसी तरह से बहुत सारे टैक्सेस थे। पर अब क्या है? अब